Hello everyone. In previous two parts we have done about the biotech, principles of biotechnology, tools required for biotechnology, and in that we have also covered insertional inactivation, blue and white colonies. So today we are going to cover vectors for cloning genes in plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर आप कौन कौन से वेक्टर्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। बैक्टीरिया लिया था हमने जिसके अंदर ई कोलाई यूज किया। इसी तरह से आपने प्लांट के अंदर क्लोनिंग करानी है, एनिमल्स के अंदर क्लोनिंग करानी है, तो उनके लिए वेक्टर आप क्या यूज करोगे। वेक्टर, एक आइडियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कि एक होस्ट में जाके क्लोनिंग करे, अपने क्रोमोसोमल डीएनए में जो फॉरेन डीएनए है उसको इंसर्ट करे और उसकी कॉपीज बना सके। दैट इज अ आइडियल वेक्टर। सो अब प्लांट्स के लिए वेक्टर कौन सा होगा, एनिमल्स के लिए वेक्टर कौन सा होगा, वो हमने यहाँ पे देखना है। बेसिक चीजें यहाँ पर क्या रहेंगी कि प्लांट के सेल के अंदर जाके उसके क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी बन जाए और वहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। इन चीजों के लिए या आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमने कुछ इस तरह के वायरसेस को यूज किया जो कि लाइक मैं बात करूं एनिमल्स की, लाइक ह्यूमंस, रेट्रो वायरस हम यहाँ यूज करते हैं क्योंकि रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो एनिमल के अंदर जाके इन्फेक्शन कोज कर सकता है। यहाँ पे इन्फेक्शन का मतलब है कि अपना कॉपी नंबर बना सकता है, अपने जीनोम का कॉपी नंबर बना सकता है। तो वेक्टर उस आरडीएनए जो हमने बनाया है रेट्रो वायरस को, उसके अंदर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब वो जब एनिमल सेल के अंदर जाएगा तो नंबर ऑफ कॉपीज हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बना देगा। सो लेट अस रीड एनसीईआरटी। You may be surprised to know that we have learnt the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses which have known this for ages, how to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses want. क्या बोल रहे हैं भाई, ट्रांसफर करना है अपने जीन को प्लांट या एनिमल के अंदर ताकि वो अपने अंदर उस जीन को इनकॉर्पोरेट करे, अपने क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट बनाए और उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट, अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने एज इट इज लर्न करने हैं। एग्जांपल यहां पे दिए हुए हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक पैथोजन है डाइकोट प्लांट का। हम बेसिकली प्लांट और एनिमल वेक्टर उन्हीं को यूज कर रहे हैं जो प्लांट या एनिमल के अंदर इंफेक्शन कोज करता है, लाइक टीआई प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन प्लांट में का एक पैथोजन है, प्लांट के अंदर डिजीज कोज करता है, राइट। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन की वो जीन हमने यहां से निकाल ली जो डिजीज कोज करता था और उसकी जगह हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दी, या आप ना भी निकालो तो जो जीन का सीक्वेंस है जो डिजीज कोज करता है उसी के अंदर मैं अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं तो जो डिजीज वाली जीन है उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरी प्लांट में जाकर थ्रू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो कैरेक्टर मैं प्लांट से चाहती हूं वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। सो अब पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए। डीएनए को वो इंसर्ट कर सकता है प्लांट के अंदर जिसको हम टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू अ ट्यूमर। ट्यूमर क्यों बोल रहे कि वहां पर जाके प्लांट के सेल के अंदर जाके ये बल्ज बना लेगा, सेल का बहुत सारा मास बना देगा, उसी से जीन ऑफ इंटरेस्ट की रेप्लिकेशन होगी और वो एक्सप्रेशन आपका शो हो जाएगा। सो सिमिलरली रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हम यूज करते हैं, उनके पास भी एक एबिलिटी है ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके नॉर्मल सेल्स को इनटू कैंसरस सेल्स, राइट। तो रेट्रोवायरस नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स कौन से होते हैं, जो ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड करते रहते हैं, वो डिवाइड करना रुकते नहीं हैं। और हमें ऐसा ही चाहिए कि जो हमारा सेल है या जो हमारा डीएनए है जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इनकॉर्पोरेट की है वो होस्ट के अंदर जाके, यहाँ पे होस्ट प्लांट और एनिमल्स हैं, हम रेट्रोवायरस की बात करेंगे तो वहां पे एनिमल रहेगा, उसके अंदर जाके वो डिवाइड अनलिमिटेड करता रहे एंड दैट सेल इज कैंसरस सेल, राइट। So, a better understanding of the art of delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens to useful. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे कि आप पैथोजन को यूज कर रहे हो या मैं बोलूं उनकी इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो कि वो प्लांट या एनिमल में जाके डिजीज कोज करता है।
हमने उसकी डिजीज कॉजिंग जीन सीक्वेंस के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, जिससे जो आपकी डिजीज कॉजिंग जीन सीक्वेंस है वो इंजर्शनली इनएक्टिव हो जाएगी, डिजीज कोज नहीं कर पाएगी होस्ट में। उसके बदले जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने डाली है उसका एक्सप्रेशन प्लांट या एनिमल में शो होना शुरू हो जाएगा। सो फॉर प्लांट्स वी यूज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, फॉर एनिमल्स वी यूज रेट्रोवायरसेस, राइट। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होगा या कॉम्पिटेंट होस्ट हम किस तरह से बना दें। ट्रीटमेंट कॉल्ड होस्ट ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, कोवलेंट आयन ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। इसमें ध्यान से समझो, होस्ट के अंदर आपने डीएनए को इंसर्ट करना है तो होस्ट को कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंट होस्ट मैं उसको बोलूंगी जिसके अंदर मेरा वेक्टर जाके या मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दे, राइट। सो यहाँ पे कॉम्पिटेंट होस्ट कई बार बनाना भी पड़ता है क्योंकि जो जीन है डीएनए है वो इतना इजिली होस्ट के अंदर नहीं जाएगा, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। लेट अस रीड द एनसीईआरटी। डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से समझो, सेल जो है इसकी जो मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल यानी कि डीएनए को पास नहीं होने देती है, तो हम इस होस्ट की मेम्ब्रेन को हम लाइसिस करेंगे, ठीक है, और लाइसिस ना बोल के हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे ताकि ये थिन पड़ जाए, ठीक है। चलो, बैक्टीरिया सेल मस्ट फर्स्ट टू बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए, ताकि वो डीएनए इंसर्ट कर ले। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटायन। उसमें हम क्या करेंगे, डाइवेलेंट कटायन से इसको ट्रीट करेंगे। लाइक कैल्शियम आयंस को आप इसमें यूज कर सकते हो, लिखा भी हुआ है, सच एज कैल्शियम आयंस विच इंक्रीजेस। अब ये क्या करता है, एक सेल्स है आपके जो होस्ट के सेल्स हैं उसको आप क्या करते हो, डाइवेलेंट आयंस सच एज कैल्शियम के साथ ट्रीट करते हो। उससे होगा क्या, इससे डीएनए एंटर होने की एफिशिएंसी और चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। सो फॉर मेकिंग द होस्ट कॉम्पिटेंट वी विल ट्रीट द होस्ट सेल with divalent ions such as calcium so that its efficiency of incorporating DNA will increase. Next, recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by them placing them briefly in the 42 degrees Celsius like heat shock and then putting them back on the ice. इससे क्या होगा, it enables the bacteria to take up the recombinant DNA, right? सो ध्यान से समझो, जिसको भी आप होस्ट मान रहे हो उसको आपने कॉम्पिटेंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो उसको डाइवेलेंट आयंस के साथ कटायंस के साथ ट्रीट कराओगे सच एज कैल्शियम आयंस। अब उसको ट्रीट करा दिया, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि वो कैल्शियम आयंस को इनकॉर्पोरेट कर सके। उसके बाद क्या होगा, आपके होस्ट सेल्स हैं और आपका डीएनए है जो आपने उसके अंदर इंसर्ट करना है। एक बार आप कोल्ड ट्रीटमेंट दोगे, फिर उसको हॉट ट्रीटमेंट दोगे, फिर उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दोगे, फिर उसको हॉट ट्रीटमेंट दोगे। इससे क्या होगा, आपका जो होस्ट सेल है और आपका डीएनए है, डीएनए जो है होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट इजीली हो जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट इज, दिस इज नॉट द ओनली वे। ये एक अकेला तरीका नहीं है, ये तो हमने केमिकल ट्रीटमेंट देख लिया, इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शंस का आप यूज कर सकते हो ताकि आपका डीएनए जो है वो होस्ट के अंदर इजीली चला जाए। सो माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, होस्ट के अंदर डायरेक्टली माइक्रो नीडल से आप जीन को इंसर्ट करते हो। इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हो न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके अंदर डायरेक्टली आप इंसर्ट कर रहे हो। इसके अलावा एक मेथड है दैट इज बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। इसमें क्या होगा, इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए सुटेबल है। Cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA, a method known as ballistic method और gene gun method। इसमें क्या करते हो, आपका होस्ट सेल है, इधर आपने डीएनए के जो पार्टिकल्स या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी है वो आप जो भी इसमें आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए के पार्टिकल को आप गोल्ड से कवर करते हो, हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करोगे ताकि वो सीधा उसके न्यूक्लियस में चला जाए। ये आपको ध्यान है तो क्लास 9 के अंदर आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, बम्बार्डमेंट मेथड इसको बोला जाता था। इसको हमने बायोलॉजी के अंदर भी यूज किया, बम्बार्डमेंट मेथड को, रदरफोर्ड वाला ही ये मेथड है। न्यूक्लियस के अंदर हाई स्पीड से आपने वेलोसिटी से आपने डीएनए के ऊपर
गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग करनी है और हाई स्पीड के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ उसको बम्बार्ड करना है, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। इसको आप जीन गन मेथड भी बोलते हो। ये आपका हो गया थर्ड मेथड। एंड लास्ट मेथड बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। जैसे कि मैंने आपको बताया रेट्रोवायरस का एग्जांपल। डिसआर्म्ड पैथोजन का मतलब क्या है? आप एक ऐसे पैथोजन को यूज करो एज अ वेक्टर जो कि एक एनिमल या प्लांट में डिजीज कोज करता है। अब डिजीज वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो होस्ट के अंदर, होस्ट इसका यहाँ पे प्लांट और एनिमल है, उसके अंदर जाके वो अपना नंबर ऑफ कॉपीज बना पा रहा है अपने डीएनए का और अपना एक्सप्रेशन शो कर पा रहा है ताकि प्लांट या एनिमल को वो हार्म कर दे। बट हमने क्या करना है, जो भी उसकी जीन सीक्वेंस है जिससे वो प्लांट या एनिमल को हार्म कर रहा है, ऐसे प्रोटीन से ऐसे केमिकल्स बना रहा है जिससे प्लांट या एनिमल को हार्म हो रहा है, उसको हम इन्वर्सनली इनएक्टिवेट करेंगे बाय आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ आ रही है बात? जीन ऑफ सीक्वेंस जिससे प्लांट या एनिमल में हार्म हो रहा है, उसी के अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। अब वो पैथोजन जो है इनएक्टिव हो चुका है, डिसआर्म्ड हो चुका है, वो प्लांट और एनिमल के अंदर जाके डिजीज कोज नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को जाके प्लांट और एनिमल के अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। राइट? सो उसका जो पैथोजेनिक बिहेवियर था वो हमने डिसआर्म्ड कर दिया, राइट, इनएक्टिव कर दिया। बदले में जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर चली गई। अब पैथोजन, उस जो माइक्रोब की जो एबिलिटी थी कि वो पैथोजन वो होस्ट के अंदर जाके अपने आप को कॉपी, अपने आप की कॉपी बना सकता था, वो हमने यहां पे यूज कर लिया। राइट? सो नेक्स्ट इज प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या क्या चीजें आप यूज करते हो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रोसेसेस आप यूज करते हो वो हमने पढ़ना है यहाँ पे। Let us read the NCERT. Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence. देखो ध्यान से समझो, जितना भी आपने पढ़ा है ना, बस उसका एक यहाँ पे रिकैप आने वाला है कि आप स्टेप बाय स्टेप आरडीएनए बनाने के लिए या आप होस्ट से प्रोडक्ट बनाने के लिए किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप करते हैं डीएनए को आइसोलेट। ठीक है, डीएनए को कट करते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि पूरा डीएनए आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करना है होस्ट के अंदर या वेक्टर के अंदर। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स ले लिए, टुकड़े ले लिए हैं। अब इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स में आपका जो डिजायर्ड डीएनए है वो आप आइसोलेट करोगे थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको बताया था। आइसोलेट हो गया, लाइगेट करोगे उस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को वेक्टर के अंदर। ठीक है, वेक्टर में अब जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि डीएनए आ चुका है। अब इस वेक्टर को ट्रांसफर करोगे होस्ट के अंदर। राइट? अब उस होस्ट के अंदर जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है, इस होस्ट को आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए लेके जाओगे। आप अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को यहां से आइसोलेट करोगे, ये आप एक्सट्रैक्शन करोगे अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट का, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेंट नहीं चाहिए। वो ट्रांसफॉर्मेंट उस जीन ऑफ इंटरेस्ट से क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो हमें यहां पर चाहिए होगा। राइट? सो दीज आर द स्टेप। स्टेप नंबर 1, बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। या कई बार क्या होता है कि आपको ये लाइनअप करना आ जाता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है। तो इसके अंदर प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप रहेगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, फ्रेगमेंटेशन करोगे, टुकड़े करोगे उसके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ, उससे इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको आइसोलेट करोगे जो भी आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है। राइट? उसको वेक्टर से चिपकाओगे, लाइगेट करोगे वेक्टर के साथ, फिर उसको होस्ट में ट्रांसफर करोगे। होस्ट आपका ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो उसको आप डिजायर्ड प्रोडक्ट निकालने के लिए उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे। सो दीज आर द स्टेप्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। राइट? आइसोलेशन आप कर चुके हो, आपको बहुत अच्छे से पता है, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। आपका ध्यान से समझो, देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, कैसे प्रोसेस को यूज करना है वो थोड़ा ध्यान से समझ लो। आइसोलेशन करना है आपने डीएनए का इसके अंदर, तो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन क्या निकालना है आपने देखना है। रिकॉल द न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में दिस इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, अदरवाइज इट कैन बी आरएनए। In order to cut the DNA with restriction enzyme, it needs to be in pure form. आपको DNA को प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो एक सेल के अंदर बेटा, एक सेल के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, तो सेल की डीएनए को अलग करने के लिए आप दूसरी चीजों को लाइसिस करा दोगे। लाइक आरएनए है, आपको आरएनए नहीं चाहिए, आरएनएजेस यूज करोगे, आरएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा। प्रोटीन नहीं चाहिए तो प्रोटीएजेस यूज करोगे, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा।
डीएनए सिर्फ आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह की ट्रीटमेंट देके आप अपने डीएनए को प्योरीफाई कर सकते हो। सेलुलेज, क्योंकि आपको अंदर से डीएनए निकालना है सेल से, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। मान लो एक बैक्टीरियल सेल है आपके पास, राइट। बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक सेल वॉल होगी जो कि पॉलीसेकेराइड से बनी है, राइट। तो बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है, अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, आपको डायरेक्टली ये आइसोलेट करना है, तो इस वॉल को आपको तोड़ना होगा। इस वॉल को तोड़ने के लिए जो एंजाइम है दैट इज लाइसोजाइम। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सेल है दैट इज अ प्लांट सेल, वो आपका एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। ये सेल वॉल है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। अंदर न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज की, तो हमें यहां एंजाइम चाहिए सेल्यूलेज, ताकि वो सेल्यूलोज को तोड़ दे। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन की। लिपिड्स को तोड़ने के लिए रहता है लाइपेजेस, प्रोटीन को तोड़ने के लिए रहता है प्रोटीएजेस। तो डिपेंड करता है कि आपने किस सेल से अपना डीएनए निकालना है, आइसोलेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप एंजाइम से ट्रीट करा सकते हो। इसके अलावा बेटा इफ यू आर यूजिंग एन एनिमल सेल, एनिमल सेल से आपको अपने डीएनए को निकालना है, ठीक है। एनिमल सेल सिर्फ बना होता है, के ऊपर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन को तोड़ने के लिए है प्रोटीएजेस, लिपिड्स को तोड़ने के लिए है लाइपेजेस, ताकि आप डीएनए को प्योरीफाई कर सको। तो इस तरह से आप डीएनए को प्योरीफाई कर सकते हैं यहां पर, क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद यहां पे एक और लिखा हुआ है, फंगस का सेल है, फंजाई है, तो उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, तो वहां पे एंजाइम यूज करोगे काइटिनेज, राइट। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। इसमें आपने वही मेथड यूज करना है। डीएनए को कट करने के लिए आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हो। किसको यूज करोगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करोगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करने के बाद आपको जो फ्रेगमेंट चाहिए उसको आप इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करोगे, राइट। और फिर उसके बाद आपको अपना जो बेसिकली आपकी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आप यहां से निकाल लेते हैं, राइट। एम्पलीफाई करने के लिए आपके पास पीसीआर है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रोसेसेस या स्टेप्स क्या रहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर प्लांट्स और एनिमल्स कौन कौन से रहेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू एंड दिस चैप्टर। पीसीआर हमने पढ़ना है, प्यूरिफिकेशन, डाउनस्ट्रीमिंग क्या होती है वो हमने यहां पे देखना है, राइट। आफ्टर दैट वी विल डू एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। थैंक्स अ लॉट।